आज हम लोग जो पढ़ने वाले दैट इज एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। स्टेट बोर्ड की बुक में एक्सपेरिमेंट से शुरू होता है। मालूम है सर। पहला है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, फिर क्या है, निकालो निकालो पेज नंबर। फिर हर्षी चीज सर इनहेरिटेंस कराओगे ना आप अभी, मतलब इसके बाद? नहीं, इसके बाद तुम लोग का कुछ नहीं होगा, फिर तुम लोग टेस्ट ही दोगे। ये हाँ, इनहेरिटेंस Genetics। नहीं, अभी नहीं, उसके बाद सीधा बोर्ड्स के बाद ही पढ़ा है। बोर्ड्स के बाद। ये जेनेटिक्स बोर्ड्स में आने वाले हैं ना। वैसे बोर्ड्स में तो बहुत कुछ है, ये सब हो चुका है अपना। जेनेटिक्स आने वाले हैं तो मैं हाँ, बहुत, ये सब कुछ आने वाला और सब कुछ हो चुका है, ये सेकंड टाइम हो रहा है। वो तो मुझे ही पता है। बायो अपना सेकंड टाइम हो रहा है। चुप फिजिक्स वाले सर को बोला रिवीजन करवाने, बोलते सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और कुछ नहीं। अब मुझे लग रहा है वही करवाना चाहिए तुम लोग के साथ भी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो तुम लोग का लिखा ही बहुत पीछे है। हो गया, लिखा दिया, हो गया। नहीं नहीं बच्चा, पेपर मुझे दिया कि लिख के, वो पीछे है। 3 पेपर है। 5 हैंडराइटिंग अच्छी आ रही है, मतलब बाहर पे जा रहे हो आप। 6 तुम लोग वो नवनीत का बुक लाने वाले थे, कहाँ है? डाइजेस्ट हाँ, बोलना फिर लास्ट टाइम ही बोला था लेकिन। अरे मैं रोज लेके आता था, तो चेक नहीं किए जब मैं आज क्या यार, क्योंकि हम लोग सीधा केमिस्ट्री नेक्स्ट लेक्चर कल है मेरा ना, कल ही है ना, कल पीजीआर प्लांट ग्रोथ के लिए। ये कल 7 से लेके 9 आना, ना, 7 से 6 से 9 है लेक्चर है हम लोग का, है ना। ठीक है, 1 घंटा लेट से आना, और क्या बोलो। वो खाली ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं, हाँ चलेगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट है ना सर। वो एंजाइम वाला, सॉरी हार्मोन वाला पार्ट तक आ नहीं जाएगा। कर रहे ना, ऑक्सीजन है सबका। हाँ हाँ तो पहले ग्रोथ और डेवलपमेंट है। हाँ, हाँ तो तब तक वो तो मैं सह सकता हूँ सर। क्वेश्चन है, पूछो। अच्छे से कैसे डिस्कस करूँ? हाँ सही आंसर लिखा फिर मैंने। चलो, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या था, ये सबको ढूंढना था। हाँ सर। आरिस, एनसीईआरटी में पेज नंबर बताता हूँ कौन सा है। अपना फर्स्ट 3-4 पेजेस आर डन। ये सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल 6.2 मिला। हाँ इसमें पहला वो है ना, माइस एक्सपेरिमेंट है ना। हाँ, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ये माइस वाला एक्सपेरिमेंट है, देखते क्या है ये माइस वाला एक्सपेरिमेंट में। हीट किल वाला वो बता है क्या वो कभी डन कभी कुछ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कोई भी एक्सपेरिमेंट जब भी हम पढ़ते हैं, हम लोग को सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए एक्सपेरिमेंट किसने किया, क्या यूज किया और क्या मिला। ठीक है, यहाँ पर उसने यूज क्या किया था? माइस और हीट किल स्ट्रीम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया? आर्यन, कौन सा बैक्टीरिया? 20 दिन के बाद एग्जाम शुरू हो रहा है ना। निमोनिया आर टाइप वाला नॉन बैक्टीरिया का नाम क्या? पैथोजेनिक। नाम क्या? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। हाँ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने यूज किया था। एस निमोनिया, क्या यूज किया था? एस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का 2 वैरायटी होता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया सबसे पहले तो निमोनिया कॉज करता है, ठीक है। इसके 2 स्ट्रेन है, एक है आर स्ट्रेन और एक है एस स्ट्रेन। बताता हूँ एस और आर क्या है। आर इज रफ, क्या है? रफ। एस इज स्मूथ। रफ के ऊपर कैप्सूल नहीं होगा तो इसको हम लिखेंगे नॉन कैप्सुलेटेड, या वायलेट। बिकॉज कैप्सूल नहीं है, ये क्या है? रफ है। क्या है? रफ। इसके पास कैप्सूल है तो ये क्या हो गया? स्मूथ। क्या हो गया? स्मूथ। अब कैप्सूल है तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो ये होगा पैथोजेनिक। क्या होगा? पैथोजेनिक या विरुलेंट। विरुलेंट मतलब डिजीज कॉज करने वाला। पैथोजन का मतलब भी सेम होता है, ये होगा नॉन पैथोजेनिक नॉन विरुलेंट एंड नॉन विरुलेंट। हम लोग लिखते हैं ए विरुलेंट। यस, इजी। वापस है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया यूज किया था किसने? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का 2 वैरायटी है, एक आर स्ट्रेन है और एक एस स्ट्रेन, ठीक है।
एक आर्सेन और एक एस्टेन है। आर्सेन होता है रफ, एस्टेन होता है स्मूथ। आर्सेन होता है नॉन कैप्सुलेटेड, एस्टेन होगा कैप्सुलेटेड। कैप्सूल है तो पैथोजेनिक होगा और वो वायरुलेंट होगा। नॉन कैप्सुलेटेड क्या होगा? नॉन पैथोजेनिक और एवायरुलेंट। इजी? यस। ए हाँ, वायरुलेंट मतलब डिजीज कॉज करने, जो स्प्रेड हो सकता है। वायरुलेंट का एग्जैक्ट मतलब है इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड करने वाला। ठीक है, यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट। ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने यूज किया एस निमोनिया। उसने यूज किया माइस। क्या यूज किया? माइस में उसने इंजेक्ट किया सबसे पहले आर्सेन। क्या इंजेक्ट किया? आर्सेन। माइस में फिर इंजेक्ट किया एस्ट्रेन। फिर माइस में इंजेक्ट किया हीट किल्ड एस्ट्रेन। एस्ट्रेन। देखते हैं इन दिनों का रिजल्ट क्या है। जब भी उसने हाँ 4 शुरू मारे ना, पहले 3 का करते हैं। अच्छा, जब उसने माइस को आर्सेन के साथ किया, आर्सेन क्या था? नॉन पैथोजेनिक, तो माइस क्या था? अलाइव। क्या था? अलाइव। माइस जब ये माइस को उसने डाला, एस्ट्रिन को डाला माइस के अंदर, माइस क्या हो गया? डेड। क्या हो गया? चिपक गया। डेड। जब माइस को उसने हीट के एस्ट्रिन के साथ डाला तो क्या हो गया? वो अलाइव। जब हीट किया तो जो कैप्सूल है वो डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, और एस बन गया होगा शायद आर, जिसकी वजह से माइस का था जिंदा। ओके, कूल। इधर अलाइव, इधर भी अलाइव। एस्ट्रिन के साथ क्या था? वो डेड। अब उसने क्या सोचा, एक काम करते हैं, माइस को हम लोग ऐड करते हैं हीट किल्ड और आर स्ट्रेन के साथ, एस के साथ आर स्ट्रेन। ये भी अलाइव था, ये भी अलाइव था, तो टेक्निकली क्या आना चाहिए? डेड। अलाइव। क्या आना चाहिए? लेकिन आएगा डेड। क्या आना चाहिए? बोला अलाइव आना चाहिए। अलाइव आना चाहिए, बट मिला क्या उसको? सरप्राइजिंगली डेड। आर्सेन इससे क्या मालूम पड़ा? हाँ, इससे पता चला कि वो जो आर स्ट्रेन, जो हीट किल एस स्ट्रेन का है, वो जीन्स आर स्ट्रेन में आ गया। एग्जैक्टली, देयर वाज और वो समथिंग S-strain बन प्रेजेंट गया। इन द हीट किल एस स्ट्रेन व्हिच कन्वर्टेड आर स्ट्रेन टू एस स्ट्रेन। अच्छा, जैसे ही हम चूहा मरता था ना, वैसे वो चेक करता था चूहे के लिवर के सेल्स को। ऐसा भी हो सकता है चूहे का यही दिन था मरने का, और वो एस्टेन से ना कोई और बीमारी से मारा, डिप्रेशन से मारा हो चूहा। पॉसिबल है ना? चूहे लोग यमराज उस दिन आया हो, जिस दिन आपने इंजेक्शन मारा। ओके, तो कैसे चेक किया जाता है? कभी भी हम लोग, कोई भी ऑर्गेनिज्म का डेथ होता है, हम लोग कोई चेक करने के लिए क्या रीजन के, जिसमें हम लोग उसके लिवर के सेल्स को ग्रो करते हैं। तो जब लिवर के सेल्स को ग्रो किया गया प्लेट के ऊपर, तो लिवर के सेल्स में मिला मुझे एस्टेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जिससे कंफर्म होता है कि वो एस्टेन से मारा है। सिमिलरली यहाँ पर एस्टेन था क्या? नहीं, हीट किल्ड था। हीट किल्ड था। और क्या था? आर स्ट्रेन था। यहाँ पर भी जब मैंने उसके लिवर सेल्स को ग्रो किया, तब मुझे क्या मिला? एस्ट्रिन मिला, विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग, बिकॉज एस्ट्रिन को तो मैंने हीट करके डाला था। उसने ये बोला कि देयर इज समथिंग प्रेजेंट इन द हीट किल्ड एस्ट्रिन बैक्टीरिया व्हिच कन्वर्टेड आर टू एस। I repeat, there is some component present in the heat-killed S strain bacteria which converted S strain R strain to S strain. हाँ, ठीक है, और उसने इसको नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या नाम दिया? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन सा मॉलिक्यूल है, क्या है, ये अपने को मालूम नहीं। ग्रिफिथ भैया सिर्फ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोल के चल दिए। क्लियर? क्वेश्चन आएगा, राइट नोट ऑन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट या राइट ऑन नोट ऑन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ईयर याद रखने का जरूरत नहीं है, 1928 है बाय द वे। 28 है ना? हाँ, याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा। आप लोग बोलोगे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वाज यूज्ड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ही यूज्ड 2 स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। तो आर और एस को तुम लोग ऐसा डिस्टिंक्शन मार दोगे, जैसे बस बना के दो चलेगा। बिंदास चलेगा। दो चार्ट ही बनाया, थोड़ी चूहा बनाते बैठोगे, है ना? माइस लिखने का बस, डेड अलाइव लिखने का, और मरे हुए माइस के लोग ने उल्टा माइस कर दिया, है ना? ऐसा सच में थोड़ी माइस ड्रॉ करने का अपने को। ओके, इसने एक्चुअली में 3 ही चूहे मारे, मतलब 3 ही चूहे यूज किए। बच्चा ये फाइनल एक्सपेरिमेंट है, पहले तो कितने सारे मरे होंगे, है ना? कितने चूहों की बलि देना देगा। अपन कोई चीज बनाते हम लोग को लगता है 1 किलो ही छोले यूज है। नहीं बाबा, 10 किलो छोले बेच के तब जाके 1 किलो ढंग के बनाए। ओके, तो बहुत सारे चूहों का मौत किया होगा इसने, तब जाके फाइनल एक्सपेरिमेंट मिला है। इसलिए चूहे की मौत हो रहा है। सुनो, आर्सेन जब डाला चूहा वाज अलाइव, एस्टेन डाला चूहा वाज डेड, फिर एस्टेन को हीट करके डाला चूहा वाज अलाइव, फिर हीट किल एस को आर के साथ मिक्स करके डाला, क्या हो गया? चूहा डेड।
क्यों डेड हुआ? बिकॉज Yes. मरे हुए एस स्ट्रेन में या हीट के एस स्ट्रेन में उसके कुछ लिए R कंपोनेंट था strain जिसने आया। आर को बना दिया एस। Yes, क्लियर? yes. श्योर? एनी डाउट्स? एक- इसको नाम दिया उसने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या नाम दिया? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यस। हाँ बोलो। ये सर अगर हीट करके किल करा तो उसके सारे बैक्टीरिया नहीं बच्चा, उसका सिर्फ कैप्सूल गए, उसका अभी भी कुछ ऐसा कंपोनेंट होगा जैसे हम लोग अभी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आगे जाके मालूम पड़ेगा क्या है वो। डीएनए क्या है? डीएनए। वो हीट डीएनए हीट से थोड़ा सा स्टेबल है, इसलिए तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ना। आरएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं है? बिकॉज आरएनए स्टेबल नहीं है। लास्ट लेक्चर यही बताया था ना, एक वो यूरासिल और थायमिन और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के रहते हुए और एच और ओ एच बॉन्ड के रहते हुए इतना ज्यादा डिफरेंस आता है डीएनए और आरएनए में। आरएनए इज नॉट स्टेबल, डीएनए स्टेबल। डीएनए एज इट इज बिना चेंज हुए नेक्स्ट जनरेशन में जा सकता है। क्लियर? यस। जैसे भी किसी को चलाते हैं तो उसका एचएस से डीएनए पता तो सकता है। क्यों नहीं मालूम पड़ता है? कोई भी लिविंग सेल body होना का चाहिए, cell कोई भी है। लिविंग मटेरियल होना चाहिए। बोन में तो सेल है, बोन सेल से न्यूक्लियस मिलेगा, न्यूक्लियस से डीएनए मिलेगा, मिल सकता है। ट्रेसेस भी चलेगा, जैसे मिलेगा फिर मैं उसको पीसीआर कर दूंगा। पीसीआर में सारे प्रोडक्ट क्या होते हैं? एम्पलीफाई होते हैं, है ना? कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था बच्चा एवरी मैकार्थी का। एवरी मैकार्टिन मैकार्टी का मैकार्थी नहीं, एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्थी, सॉरी एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी एंड मैक्लॉयड, उल्टा बोला। एवरी मैकार्थी मैक्लॉयड, उन लोगों का एक्सपेरिमेंट दिखते हैं। इन लोगों ने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट रेप्लिकेट किया, बट उन लोगों ने चूहे यूज नहीं किया। उन्होंने क्या यूज किया? हर जगह उन लोग ने यूज किया आर स्ट्रेन। क्या यूज किया? आर स्ट्रेन प्लस डाला उन लोग ने एस स्ट्रेन के सारे कंपोनेंट्स को सेपरेट किया। अभी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या बता रहा था कि कुछ तो पार्ट है एस स्ट्रेन का जिसने एस को क्या बना दिया? आर बना दिया। ठीक है, वो कुछ तो पार्ट क्या है वो पढ़ने के लिए हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, आर स्ट्रेन में उसने डाला सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ऑफ एस। क्या डाला? कार्बोहाइड्रेट ऑफ एस। आर स्ट्रेन क्या था? आर ही रहा। फिर आर स्ट्रेन में उन्होंने मिक्स किया, सब कुछ टेस्ट ट्यूब के अंदर हो ना बाय द वे। उन्होंने डाला प्रोटीन ऑफ एस। क्या डाला? प्रोटीन ऑफ एस। यहाँ पर भी आर क्या था? आर। हम लोग सोचते थे कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्रोटीन है, तो यहाँ पर ये रिजल्ट के लोग बहुत सरप्राइज हो गए, बिकॉज उनका हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग प्रोटीन है जो जेनेटिक मटेरियल है। ओके, फिर लोग ने यूज किया आरएनए। क्या यूज किया? आरएनए ऑफ एस। आर क्या था? आर ही रहा। फिर उन्होंने यूज किया आर स्ट्रेन प्लस डीएनए। क्या यूज किया? डीएनए ऑफ एस स्ट्रेन। क्या बन गया? आर बन गया एस। यानी डीएनए है जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। इसको कंफर्म करने के लिए उन लोग ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। डीएनए ऑफ एस के साथ उन लोग ने डाला डीएनए एंजाइम। क्या डाला? डीएनए एंजाइम। डीएनए एंजाइम ने डीएनए को खत्म कर दिया और आर क्या बन गया? आर। which shows, which confirms rather कि DNA is the transforming principle। किसके एक्सपेरिमेंट से मालूम पड़ा? ये इन लोग के एक्सपेरिमेंट से। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है ये किसने बताया? इन तीनों ने। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ग्रिफिथ। याद रहेगा? यस, तीनों ने मिलकर काम किया था। हाँ, ओके। मैकार्टी एवरी मैक्लॉयड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? उन्होंने सेम ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट कॉपी किया था, बट विदाउट यूजिंग द माइस। उन्होंने क्या किया? टेस्ट ट्यूब में आर स्ट्रेन के साथ अलग अलग कंपोनेंट्स मिक्स किए एस स्ट्रेन के, और फिर उसको मिक्स करके देखा कि क्या ग्रो होता है। जब आर में कार्बोहाइड्रेट डाला एस का तो आर क्या था? आर। आर में जब आरएनए डाला तो आर क्या रहा? आर। आर में जब प्रोटीन डाला क्या हुआ? आर ही था। जब डीएनए डाला तो आर क्या बन गया? एस। इससे मालूम पड़ा डीएनए क्या होगा? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उसी को कंफर्म करने के लिए उन्होंने एक और चीज ऐड किया, डीएनए एंजाइम। क्या ऐड किया? डीएनए एंजाइम डीएनए को ब्रेक करता है, जिसकी वजह से अभी एस का तो डीएनए रहा नहीं, तो आर वापस क्या हो गया? आर, विच कंफर्म्स कि डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्लियर? एनी डाउट्स? श्योर? पक्का? ये एक्सपेरिमेंट के बाद थर्ड एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज डीएनए सेमी कंजर्वेटिव है या नहीं। देखो जरा नोट्स पे आओ एक बार। ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंट देखो।
मैकार्टी मैक्लोड एवरी वाला देखो। रुक जाओ, हर्शी और चेस के बाद हम लोग को सेमी कंजर्वेटिव वाला करते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट है हर्शी और चेस का। ये वो है ना रेडियोएक्टिव यस हीट हीट बोल रहा हूँ, वो ग्लो इन द डार्क, क्या बोल ग्लो इन द डार्क वाला नहीं? नहीं, वही है सर। मतलब इसमें जो वो जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल रहता है वो ग्लो करता है ना नहीं। डार्क। अरे ये तो रेडियो आइसोटोपी और फ्लोरेसेंस को मिक्स कर रहा है, फ्लोरेसेंस में से ग्लो फ्लोरेसेंस सब्सटेंस करता है। चलो हेलो फिर मैं पूछता हूँ। हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, इनको जानना था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं। इन्होंने यूज किया, क्या यूज किया, तो यूज बैक्टीरियोफेज। क्या यूज किया, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है बच्चा, बैक्टीरिया की वायरस है, बैक्टीरिया वायरस क्या है, वायरस आर्यन। बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस याद नहीं है तो बोल कि याद नहीं है, गलत मत बोल कॉन्फिडेंटली। अरे बैक्टीरिया फेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे खाने वाला। तो बैक्टीरिया को खाने वाला बैक्टीरिया होगा कि वायरस होगा, वायरस बैक्टीरियोफेज। याद है उसका डायग्राम हमने देखा था वायरस के क्लासिफिकेशन में, वो डायमंड जैसा होता है उसके ऊपर। वेरी गुड। वो भी कर रहे हो। तो खरा थे आपने अभी रिपेयर किया था ना वो ब्लैक ब्लैक वाला क्या, ओके क्या होता है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज इज द वायरस वायरस। ये वायरस है जो इफेक्ट करता है किसको, ई कोलाई। किसको, ई कोलाई को। ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया ये तो याद है ना। हाँ बीच में करता है जो इस बेचारे पे तो हैंग करना था, ये दोनों के पीछे दिखा दिया है इसको। सबसे एंटरटेनिंग सीट है वो। आरएस डज नॉट एग्री। चलो जुबिया भी नहीं है, निखिल भी नहीं आया। निखिल इधर को चैप्टर करना। रिकॉर्डिंग नहीं देखूंगा। रिकॉर्डिंग में नहीं देखते जीवन में अपना कार्य करने का, ठीक है, बाकी वो सामने वाला करे ना करे उसका कर्म जाने। सर वेद कहीं तो फिर क्या बोला, वेद हो गया तो उसको देखना रहेगा तो देखिए हाँ अब मेरा अभी मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ। मैं उसको ये भी बोला कि तू अगर आने वाला होगा तो मैं बोल मैं लेट से चालू करता हूँ, तेरा कम मिस। फिर वो बोलते कि नहीं सर मैं नहीं आ पाऊँ। तो मैं बोला फिर मैं लेट क्यों करूँ, जब तू नहीं आने वाला है तो फिर 2 बजे से चालू करता हूँ। लास्ट लेक्चर भी यही हुआ, मुझे बोलता है कि सर मैं ट्राई करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि चलो आएगा। फिर नहीं आ रहा तो फिर मुझे बोल ही बता कि ट्राई करता हूँ। कितना करे मनुष्य। और उसका उसका भी बेचारे का गलती नहीं है, उसको भी एकदम एंड मोमेंट पे टांग देते। उस दिन बेचारे को बुलाया शाम को कि कल हॉल टिकट लेने आ जाना। अब हॉल टिकट लेने जाने तो बस नहीं जाना पड़ेगा, अब वही टाइम। आज उसको बुलाया प्रैक्टिकल प्रैक्टिस के लिए। बोर्ड्स का नहीं बोर्ड्स का प्रैक्टिकल है वो बोला हाँ वही बोर्ड्स का प्रैक्टिकल प्रैक्टिस एग्जाम है, प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है शायद। वो प्रैक्टिकल एग्जाम है एग्जाम हाँ, स्टार्ट इधर नहीं का हुआ। इंग्लिश फाइबर फाइबर का क्वेश्चन दूसरे का नाम से पूछ रहा था इंग्लिश के फाइबर का इंग्लिश कैसा आएगा वो आएगा सब आई थिंक सो ये प्रैक्टिकल एग्जाम तो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है सबका। ठीक है चलो पॉसिबल है कि बोर्ड एग्जाम होगा शायद, मैंने प्रैक्टिस प्रैक्टिकल समझा है, तो ये भी तो मिस नहीं कर सकता मैं। हमारा हॉल टिकट है
आया किधर है सेंटर? घर पे मतलब अभी है नहीं, अभी पता नहीं उसके चला पास है। ये पता ही नहीं किधर है सेंटर। अभी जाएंगे लेने के लिए कल। सैटरडे को। तुम लोग को भी जनरल नॉलेज कंप्लीट करना पड़ेगा। मम्मी करिए ना। मैं तो बहन तू से क्या लिखवा करेगा? मैं तो मम्मी का बहन काम मैं तो बहन से लिखवा दूंगा। बोर्ड एग्जाम के लिए भी लेके जाना मम्मी को। नहीं वो उधर नहीं लेके जा सकते। लेकिन मेरे से अच्छी हैंडराइटिंग बहन क्यों लिख देगी इसमें। प्रैक्टिकल बुक तो ना कैसा होता है, द मोर टाइम यू गिव द मोर टाइम इट विल टेक। प्रैक्टिकल एग्जाम जितना टाइम तुम दोगे, जितना टेंशन दोगे उतना टेंशन तुमको देगा। चुपचाप इज्जत से स्टार्टिंग से जितना बोला उतना करते तो कुछ भारी नहीं पड़ता है। अरे हम लोग को लास्ट दे ईयर रहे वो लोग। कितना एफर्ट लगा था देने में, कुछ नहीं। चुपचाप जब हम जब लोग को होता है बुक तब तो तक भी देना करके चाहिए उन खत्म लोग हो को, जाता है। वो लोग बुक ही नहीं दे रहे। कुछ नहीं हम लोग को बोले कि हम लोग खुद कर सब देंगे। देख लेंगे, बैंडर बोल रहे सब करना पड़ता चलो बैक्टीरियोफेज और दोगली ई कोलाई। होते हैं। वायरस में बच्चा ध्यान दो, वायरस में दो ही चीजें होती है, एक होता है प्रोटीन और एक होता है, क्या होता है, हाँ, न्यूक्लिक एसिड। क्या न्यूक्लिक होगा? एसिड। न्यूक्लिक एसिड। आरएनए। दो ही चीजें होंगी। प्रोटीन में होता है बच्चा सल्फर। क्या होता है? सल्फर। और न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है? फॉस्फोरस। ओके, आरएनए। इन्होंने बैक्टीरियोफेज क्यों यूज किया? बिकॉज बैक्टीरियोफेज में दो ही कंपोनेंट, तो दे जस्ट हैव टू डील विद टू वेरिएबल्स, या तो प्रोटीन कंपोनेंट और या तो न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट। या तो नेक्स्ट जनरेशन में न्यूक्लिक एसिड जाएगा या तो नेक्स्ट जनरेशन में कौन जाएगा? प्रोटीन जाएगा। प्रोटीन। उनको पता है सल्फर प्रोटीन में है, सल्फर न्यूक्लिक एसिड में कभी आ ही नहीं सकता है। न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस कभी प्रोटीन में आ ही नहीं सकता। है। ठीक है, तो उन्होंने यूज किया इसका हैवी आइसोटोप। क्या यूज किया? हैवी आइसोटोप। फॉस्फोरस के बदले क्या यूज किया? फॉस्फोरस 32 होता है कि 35 होता है? नहीं आता तो देख लो, ऐसा एक्टिंग मत करो याद करने। 35 आई थिंक। 32 देख लो कितना होता है फॉस्फोरस, देखो बुक में लिखा होगा। नहीं लिखा है इसे। 32 फॉस्फोरस कितना है? 32 हाँ, इधर लिखा है। फॉस्फोरस बोला 32 वेट वाला फॉस्फोरस, सल्फर है 35 वाला। 35। ठीक है, इन्होंने दो सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, सेट ए और सेट बी। सेट ए में उन्होंने यूज किया ई कोलाई और इसमें भी ई कोलाई यूज किया। ये ई कोलाई को उन्होंने इन्फेक्ट किया विथ फेज जिसके पास होगा हैवी फॉस्फोरस। इसको उन्होंने इन्फेक्ट किया विथ फेज, फेज यानी बैक्टीरियोफेज विथ हैवी सल्फर, और उसको इफेक्ट होने दिया, मतलब उसको थोड़े टाइम तक रखा। क्यों रखा? अगर हैवी फॉस्फोरस वाला है तो मैं ई कोलाई में चेक कर सकता हूँ फॉस्फोरस आया है या नहीं। अगर ई कोलाई में फॉस्फोरस आया है तो फॉस्फोरस है जो नेक्स्ट जनरेशन में जाने वाला है। क्लियर? अगर सल्फर आया तो मुझे मालूम पड़ेगा सल्फर है जो नेक्स्ट जनरेशन में जाने वाला है। अगर सल्फर नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है तो सल्फर किस में था? प्रोटीन में था, तो मेरा जेनेटिक मॉडल क्या हो जाएगा? प्रोटीन। अगर फॉस्फोरस नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है न्यूक्लिक एसिड। तो फॉस्फोरस किस में था? न्यूक्लिक एसिड में, यानी नेक्स्ट जनरेशन में कौन जा रहा है? न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? यस, यहाँ पर मुझे ढूंढना क्या है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। जेनेटिक मटेरियल क्या? वो जो हेरिडिटी है, वो जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। उनको एक्सपेरिमेंट करने के बाद मिला। अच्छा, एक्सपेरिमेंट में क्या है? पहला उन लोग इंसर्शन होता है, पहले बैक्टीरियोफेज या जो वायरस है वो बैक्टीरिया के ऊपर चिपकता है, फिर बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर डालता है। तो जेनेटिक मटेरियल क्या अपने को पता नहीं है ये एक्सपेरिमेंट के पहले तो। ठीक है, फिर लोग इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। क्या करेंगे? सेंट्रीफ्यूज करेंगे। डिपेंडिंग जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा। ठीक है, तो 32 है या 35 है वो मुझे सेल्स के अंदर से मालूम पड़ेगा। अगर सेल्स में हैवी फॉस्फोरस आता है मतलब फॉस्फोरस था जो बैक्टीरियोफेज से यहाँ आया। अगर सेल्स में हैवी सल्फर आता है तो मुझे मालूम पड़ेगा सल्फर है जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में आया। क्लियर? यस, दो सेट था। ये वाले सेट में उनको हैवी सल्फर नहीं मिला, विच शोज कि सल्फर नहीं है जो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, यानी प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। ये वाले एक सेट में जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उनको मिला हैवी फॉस्फोरस इन दी इक्वलाइज सेल। अब हैवी फॉस्फोरस इक्वलाइज सेल में कहां से आया? बैक्टीरियोफेज से। बैक्टीरियोफेज में क्या चीज था फॉस्फोरस वाला? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। जिससे मालूम पड़ा न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पर स्पेसिफिकली न्यूक्लिक एसिड कौन सा है? डीएनए। तो क्या लिखूंगा?
डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। क्लियर। थर्ड चीज के एक्सपेरिमेंट में क्या किया, सबसे पहले उन्होंने यूज किया बैक्टीरियोफेज। क्या यूज किया, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस है। क्या है, वायरस। वायरस क्यों यूज किया, बिकॉज वायरस के पास सिर्फ दो कंपोनेंट, एक प्रोटीन कंपोनेंट है एक सल्फर और एक न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट है। प्रोटीन में क्या होगा, सल्फर। न्यूक्लिक एसिड में क्या होगा, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस उन्होंने टू सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, एक में हैवी सल्फर से बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया, एक में हैवी फॉस्फोरस से ग्रो किया। जहां पर हैवी सल्फर से ग्रो किया, वो बैक्टीरियोफेज को जब सेल्स के साथ इन्फेक्ट किया गया तो ई कोलाई में सल्फर नहीं आया, विच शोज कि सल्फर नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा रहा, यानी सल्फर वाला कंपोनेंट दैट इज प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। क्लियर। जब फॉस्फोरस वाला, जो हैवी फॉस्फोरस वाला बैक्टीरियोफेज था, जब उसको इन्फेक्ट किया गया ई कोलाई के ऊपर, तो ई कोलाई के अंदर मुझे हैवी फॉस्फोरस मिला, विच शोज कि ई कोलाई के पास जो हैवी फॉस्फोरस है वो कहां से आया होगा, प्रोटीन से, प्रोटीन सॉरी न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए। डीएनए। therefore DNA is a genetic method. clear? yes. अच्छा तो आरएनए से भी आ सकता है ना? हाँ, बट ये जो बैक्टीरियोफेज है उसके पास डीएनए होता है। मोस्टली जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। ओके, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में है ये। एक काम करो, नोट्स में मैं ये नहीं बोल रहा ये हूँ, मैंने तीनों बोला अगर हम लोग बैक्टीरियोफेज ना यूज करें कोई और कोई इसको- तो मिल सकता है, RNA तो न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे। इससे मैं हर हाँ। बार न्यूक्लिक एसिड बोल रहा हूँ, हाँ, वही। मैंने डीएनए बोला ही नहीं। ठीक है, वो एंड में हम लोग लिखेंगे डीएनए, बिकॉज इसका जो न्यूक्लिक एसिड है दैट इज डीएनए। कूल। नाउ आई वांट यू टू रीड नोट्स में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और तीनों बैक टू बैक लिखा है, फटाफट रीड करो, देखो समझ रहा है क्या। हम्म हम्म, पूरा पूरा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से पूरा 3-4 पेज होगा। स्मूथ कॉलोनीज है ना, उसको कभी कभी शाइनी कॉलोनीज भी बोलते हैं, नोट्स में भी लिखा हुआ होना हाँ, चाहिए। स्मूथ शाइनी हाँ। कॉर्नर्स देखा है। तो कभी कभी अगर क्वेश्चन में शाइन नहीं आता है तो वो गलत नहीं है, वो भी राइट है। हम्म। बिकॉज जब हम लोग ग्रो करते हैं ना प्लेट के ऊपर, तो उसके ऊपर ऐसा जोकर गम जैसा एक कंसिस्टेंसी आता है, ग्लू होता है ना, ग्लू तुम्हारा कैमरिन वाला, वैसा ऐसा शाइन करता है वो। जोकर गम बहुत और वो शाइन करता है कॉलोनीज, मतलब उसके ऊपर कैप्सूल है। अगर वो कॉलोनीज रफ होता है, रफ मतलब मैट फिनिशिंग वाला होता है, तो मालूम पड़ेगा वो रफ कॉलोनी है। जो गम अभी आना बंद हो गया जोकर गम। अब नहीं मिलता है, नहीं, वो डब्बी में आता था ना पहले। तो पढ़ो चलो।
चलो डन। तुम्हारे आंसर के लिए भी यही लिखोगे चलेगा? ये वाला ना पूरा पूरा एक पूछा तो एक लिखोगे, तीन पूछा तो तीन लिखोगे, तीन पूछेंगे नहीं और दो। तीनों एक साथ में पूछे। एक ग्रिफिथ वाला पक्का पूछ सकते हैं, इसी का सब पूछा थोड़ा और बड़ा कर सकते हो। देखिए तो कुछ तो ज्यादा अच्छा। ओके, एक और एक्सपेरिमेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल पे आओ, नोट्स में ही। आगे इसमें वो डीएनए और आरएनए वाला वो कॉन्सेप्ट भी आएगा जो लास्ट टाइम बोला था। आरएनए इनिशियल जेनेटिक मटेरियल होगा, बट आरएनए स्टेबल नहीं है, इसलिए डीएनए को बनाया गया सो दैट वो जेनेटिक मटेरियल बन सके। प्रॉपर्टीज देखते हैं जेनेटिक मटेरियल का। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल फॉर टोबैको मोज़ेक वायरसेस, बैक्टीरियोफेजेस एटसेट्रा। क्यूबी वो टाइप का बैक्टीरियोफेज है इसलिए। मॉलिक्यूल, अच्छा प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल का? शुड बी एबल टू जनरेट इट्स ओन रेप्लिका, खुद का रेप्लिकेशन करना चाहिए। शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, स्ट्रक्चर और उसका केमिकल स्टेबल होना चाहिए। शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट इज म्यूटेशन रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, छोटे छोटे चेंजेस होने चाहिए जिसकी वजह से म्यूटेशन या इवोल्यूशन हो सके। शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर्स में ढालना चाहिए, अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर्स में शो करना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे बोर्ड्स के लिए। ओके, प्रोटीन फेल टू फुलफिल द फर्स्ट क्राइटेरिया, प्रोटीन का पहला क्राइटेरिया गलत है। प्रोटीन खुद से रेप्लिकेट कर सकता है क्या? नहीं। तो प्रोटीन इज नॉट अ गुड जेनेटिक मटेरियल। क्लियर? ये एक्सपेरिमेंट तक लोगों को लगता था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, बिकॉज एवरीथिंग एल्स, हार्मोन ढूंढ लिए गए थे, स्ट्रक्चर ढूंढ लिए गए थे, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर ढूंढ लिए गए थे, सब में क्या था? प्रोटीन था। तो उन्होंने सोचा शायद प्रोटीन ही होगा जो जेनेटिक मटेरियल भी होगा, बट दे वर रॉन्ग। जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। क्या है? डीएनए। स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टी वाज वेरी एविडेंट इन द ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। स्टेबिलिटी तो था, ग्रिफिथ ने हीट किल किया एस्टेन को तो भी डीएनए नहीं खत्म हुआ, बाकी सब चीजें खत्म हो गई। और प्रोटीन बच्चा हमने पढ़ा है, एंजाइम्स भी प्रोटीन है। एंजाइम्स हाई टेम्परेचर पे रह सकता है क्या? नहीं। यानी प्रोटीन थर्मोफिलिक नहीं है, प्रोटीन को हाई टेम्परेचर नहीं पसंद है। इनफैक्ट जब प्रोटीन को हम लोग हीट करते हैं तो उसके बॉन्ड्स टूटते हैं। हाँ इसलिए जब भी प्रोटीन को कुक करते हैं हम लोग, इसके लिए टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑमलेट को अगर टाइम पे फ्लिप नहीं किया तो भुर्जी बन सकता है, तो उसका स्ट्रक्चर टूट जाएगा बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। क्लियर? यस। प्रोटीन के लिए पीएच एंड टेम्परेचर बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। कूल? यस। स्टेबिलिटी is one of the property, ठीक है। RNA is also known as a catalytic, has to be catalytic, hence reactive. Therefore, DNA is chemically less reactive and structurally more stable compared to RNA. DNA less reactive है, ज्यादा stable है, इसलिए DNA क्या है? एक better genetic material है। Easy? Any doubts here? Sure, आगे बढ़ सकते हैं। थायमिन जो है यूरासिल के बदले ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। उसके अलावा बोथ आरएनए एंड डीएनए कैन म्यूटेट, बट आरएनए अनस्टेबल ज्यादा है, इसलिए आरएनए फटाफट म्यूटेट करेगा। कूल? यस। बोथ डीएनए एंड आरएनए कैन म्यूटेट, आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट्स फास्टर। Viruses having RNA genome having short lifespan mutate and evolve faster. RNA easily expresses characters, RNA बहुत easily character अपने आप को express कर सकता है। DNA is dependent on RNA for synthesis of protein. DNA किसके ऊपर dependent है? RNA के ऊपर for synthesis of protein. This shows both DNA and RNA can be genetic material. But DNA ज्यादा stable है, वो स्टोर कर सकते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, इसलिए डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बनाया गया और आरएनए उसके आसपास का काम करता है, जैसे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। ये तीनों काम में कौन काम करेगा? आरएनए। क्लियर? यस एनी डाउट्स हियर? नो? ओके। आरएनए वर्ल्ड में यही लिखा है, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। उसमें मेटाबॉलिज्म हो सकता है, ट्रांसलेशन हो सकता है, स्प्लाइसिंग हो सकता है, और सब कुछ इवॉल्व होता है अराउंड दी आरएनए। आरएनए जेनेटिक मटेरियल है और वो कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। इजी? यस। डीएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम आरएनए, डीएनए कहाँ से बना है? फ्रॉम आरएनए, विद केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेक्स इट मोर स्टेबल। केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ है जिसकी वजह से डीएनए क्या है? ज्यादा स्टेबल है। कूल? यस। डीएनए वापस लिखा, डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, उसके पास कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है जो और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देता है और इवॉल्व होने के लिए
इवॉल्विंग प्रोसेस के लिए और रिपेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर। इजी? यस? एनी डाउट्स? हाँ आ जाओ इधर, डीएनए ठीक है। रेप्लिकेशन पे आ जाओ। डीएनए रेप्लिकेशन पीछे पीछे, स्टेट बोर्ड पीछे और पीछे, ये वाला, हाँ। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वॉटसन और क्रिक वाला ही मॉडल है। डायमेंशन वाला पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, नोट्स में। वही डायमीटर कितना है, रेडियस कितना है, ये सारी चीजें लिखी हुई है। कुछ नया नहीं है जो हमने ना पढ़ा हो। हमारे पास डीएनए है ना, आरएनए। आरएनए भी है अपने पास, बट आरएनए जेनेटिक नहीं है अपने में। जेनेटिक मटेरियल अपना क्या है? डीएनए। तो हम आरएनए यूज करते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अपनी बॉडी में। यस, हर सेल में इनफैक्ट। बॉडी में से अपने बॉडी में डीएनए से ज्यादा आरएनए, बट जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल नहीं है वो। स्टेबल रहता है हमेशा। चलो आगे बढ़ते हैं डीएनए रेप्लिकेशन पे। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ये वायर इमेजिन करते हैं। नहीं हो रहा अंदर। क्या हो गया यार, आंखें खराब है। कितने सोए थे कल साढ़े छः। रात को? सुबह? और सुबह कितने बजे सोए, मतलब उठे? 11। चार? चार। 4 बजे सोए, क्या कर रहे थे 4 तक? अरे से मम्मी पापा लोग आने वाले थे ना, स्कूल जागा हुआ था, लेकिन जब सो गए 6:30 बजे होगा सुबह। हम लोग को उठा दिए, फिर सोने भी नहीं दिए। कहाँ गए थे? यूपी गए थे ना, साड़ी के एडमिशन अच्छा, के ओके लिए। ओके। मम्मी भी गई थी? हाँ, और साहिल कहाँ, वहाँ पे, यहाँ पे? इधर ही आया, वापस आया। अच्छा, आने के बाद सोने भी नहीं दिया। सर इतना फुल बस। कोर्स कब से चालू हो रहा है? वही बोला ना, शायद फेब या मार्च में जाना पड़ेगा। शायद मार्च में ही स्टार्ट हो रहा है वैसे तो, मतलब, लेकिन उससे पहले सारा खरीदना वरना पड़ेगा ना। ये बचा डीएनए, ठीक है। लेट्स अज्यूम ये रेड स्ट्रैंड जो है, सुसु घोड़ी ने, हाँ हाँ, ये येलो स्ट्रैंड है, दैट इज 5 to 3। रेड स्ट्रैंड है वो क्या है? 3 to 5। ठीक है, ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स है जो अपने को काम आने वाले हैं, और ये एंजाइम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वाले बुक में डीएनए रेप्लिकेशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तुम्हारे वाले बुक, स्टेट बोर्ड वाले बुक में। एनसीईआरटी में इतना अच्छे से वेल डिफाइंड नहीं दिया हुआ है, उन लोग ने बस ऐसा लूजली थोड़ा सा बता दिया है क्या होने वाला है। हाँ, हम लोग ऑल तो डिटेल में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तुम लोग को ना ये वाले का एक लिस्ट बनाना पड़ेगा एंजाइम्स का, सारे एंजाइम। हाँ, 9 या 10 एंजाइम है, ठीक है, जो तुम रीड करके लिस्ट बनाओगे। पहले समझेंगे हम लोग, फिर रीड करोगे ये वाली बुक से, ये वाली बुक से। हाँ सर, ये जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का, उसका भी एंजाइम याद करना पड़ेगा वो दो। यस यस, बट वो एंजाइम लास्ट चीज है जो याद करना है। हाँ, सबसे पहले सीक्वेंस याद करो, सीक्वेंस यस, नंबर ऑफ कार्बन याद करो, वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंजाइम इतना शायद नहीं पूछेंगे। पायरुवेट 3C है ना? राइट है। कहाँ दिया था एग्जाम? अरे कुछ पे दिया था, फोन पे। कितना आया? 258। तुमको कितना आया? नहीं, मैंने नहीं दिया, खाली 11th का दिया था, पढ़ा नहीं था ज्यादा जैसे। 360 से 258। और एक बार दिया था उसमें 281 आया था, सिर्फ 12th का। ये डीएनए, सबसे पहले एक एंजाइम आएगा बच्चा जो इसको अनवाइंड करेगा एक जगह पर, उसको हम बोलते हैं गायरेज। क्या बोलते हैं? गायरेज। गायरेज जो है वो ऐसा टॉर्शन फोर्स कम करेगा और इसको ओपन करेगा। अब इसके 2 स्टैंड है, ठीक है। हाँ। एक मॉलिक्यूल आएगा जिसको हम बोलते हैं आरएनए प्राइमर। क्या बोलते हैं? आरएनए प्राइमर। ठीक है, आरएनए प्राइमर इज लाइक कंडक्टर। हाँ, कंडक्टर जैसा है वो। Okay. कंडक्टर क्या करता है? बस में नीचे उतरता है, बुलाता है, ऐसा आवाज करता है। क्यों? रिवर्स के लिए। वो खुद चला रहा है क्या? वो गाइड करता है। वो खुद पीछे बैठने वाला है क्या? नहीं, वापस अंदर ही जाके बैठेगा। आरएनए प्राइमर सेम करता है। आरएनए प्राइमर ऐसा बुलाता है, ए पॉलीमरेज पॉलीमरेज इधर आ, इधर आ, बस। आरएनए प्राइमर एक आएगा येलो वाले धागे पे, एक आएगा रेड वाले धागे पे, ठीक है। आरएनए प्राइमर जहां पर आएगा वही एरिया से स्टार्ट होगा डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा होगा? डीएनए पॉलीमरेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीएनए पॉलीमरेज
अपना डायरेक्शन रखता है कौन सा 5 to 3, कौन सा डायरेक्शन, वो ये काम वाला। करता है 5 to 3 डायरेक्शन में, ठीक है। नया स्टैंड कहाँ पर बनेगा 5 to 3 में, कहाँ बनेगा 5 to 3 5 पे बन रहा है तो चिपकेगा कहाँ पर, वो 3 पे, कहाँ 3 चिपकेगा वापस से 5 to 3 में नया स्टैंड बनता है। किसका प्रॉपर्टी हो, डीएनए पॉलीमरेज का, किसका, डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पर लेट्स अज्यूम ये जो है यहाँ पर ये हाँ। 3 है, ये वाला एंड जहाँ पर मेरा थंब है वो, हाँ। और ये है 5 5 3 के सामने 5 आएगा नया स्टैंड, हाँ। यस। तो ये सपोज ओपन कर दो, राइट। हाँ। ये जो एंड है ये क्या है 3 है, 3 क्या है है, 3 यहाँ पर क्या है 5 हाँ। ये वाले पार्ट पे 5 है, ये वाले पार्ट पे 3 है, ये वाले पार्ट पे 5 है। 3 के सामने क्या आएगा 5 3, ये यहाँ पर क्या आएगा 5 के सामने 3 तो यहाँ पर एक स्टैंड बनेगा यहाँ से लेकर कंटिन्यूसली यहाँ तक, हाँ 5 to 3 डायरेक्शन कंटिन्यूस है। हाँ आर यू विथ मी, यस यस। एक स्टैंड पर कंटिन्यूस बनेगा 5 to 3 क्लियर। बट जो दूसरा स्टैंड बचा वहां पर 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ पे तो मेरा 5 तो नया नया तब बनेगा जब ये खुलता रहेगा ना। हाँ। तो जो सेकंड स्टैंड है वहां पर मेरा कंटिन्यूस धागा नहीं बनेगा डीएनए का, वहां पर मेरा बनेगा डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड। देख ये वाला धागा हाँ यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5, हाँ यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है 5, 3 के सामने क्या आएगा 5, तो ये 5 to 3 कंटिन्यूस बनेगा, राइट पक्का। ये 3 यहाँ था तो यहाँ पर क्या होगा 5 होगा, यहाँ पर क्या होगा 3 होगा, 3 के सामने 5 आएगा। तो ये वाला धागा कब बनेगा, जब ये खुलेगा हाँ तब इसका 5 ओपन होगा, फिर इसका 5 ओपन होगा। तो ये वाला जो धागे के सामने जो डीएनए बन रहा है वो क्या बनेगा, टुकड़ों में बनेगा। क्यों खुलना क्यों है? बच्चा ये जैसे जैसे ओपन होगा वैसे वैसे नया नया बनेगा। ये एक जगह पर खुल गया फिर नया धागा बनना स्टार्ट हुआ, बट ये और खुलता जाएगा। मुझे 1 से 2 डीएनए तो वो भी बनाना तो है, खुल रहा है। बट बच्चा इसका डायरेक्शन 5 यहाँ पर था ना, 5 से बनता है क्या? हमेशा वही बोल रहा हूँ मैं, ध्यान दो। अच्छा। यहाँ पर इसका 3 था, इसका 3 तो खुल रहा है, तो यहाँ पर 5 to 3 एकदम कंटिन्यूस बनेगा, कुछ रुकेगा नहीं। बट इसका 3 यहाँ पर है ना, ये 3 कब खुलेगा, जब ये अनवाइंड होगा। जैसे जैसे अनवाइंड होगा वैसे वैसे मेरा एक एक छोटा 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 स्टैंड बनता रहेगा। बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज का डायरेक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, जैसे मेरे दोनों धागे साथ में नहीं बनेंगे। डीएनए का एक धागा पहले बनेगा उसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, क्या बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड, और दूसरा धागा बाद में बनेगा उसको बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, क्या बोलेंगे। लीडिंग स्टैंड जो है वो काम करेगा 5 to 3 कहाँ पर काम करेगा 5 to, जो लैगिंग स्टैंड है वो भी बनेगा 5 to 3 में ही, बट तो टुकड़े टुकड़े में बनेगा। और जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है उसको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, क्या बोलते हैं, क्लियर, यस। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को बाद में डीएनए लाइगेज नाम का एक एंजाइम आके ज्वाइन कर देगा, तब जाके मेरा ये जो येलो वाला वायर है उस पे एक नया रेड चिपकेगा, ये जो रेड वाला वायर है उस पे एक नया येलो चिपकेगा। सिमिलरली जो ओरिजिनल डीएनए ऐसा था वापस मुझे 2 ऐसे येलो और रेड वायर्स मिल गए। इज दिस क्लियर, यस। डीएनए रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव तरीका है। कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव क्यों, बिकॉज आधा स्टैंड पेरेंट वाला है, आधा स्टैंड नया बनेगा, और जो आधा नया बन रहा है एग्जैक्टली क्या होगा, पेरेंट जैसा। क्लियर, यस। यहाँ पर हमको एंजाइम सबसे पहला लगता है एक्टिवेशन एंजाइम, जहां पर एडिनाइन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है, ग्वानिन, ये सब के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगता है। क्या लगता है, फॉस्फेट। उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन ऑफ सबसे पहला स्टेप यही है। सबसे पहले जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स है वो एक्टिव हो जाते हैं, बिकॉज ये जब डीएनए को मुझे अनवाइंड करके सारे एंजाइम्स को बुलाकर डीएनए रेप्लिकेशन करना है, इसलिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्या चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ ट्राइफॉस्फेट, दैट इज एटीपी, राइट। यहाँ पर एटीपी एनर्जी का भी काम करेगा और एडिनाइन जो है वो बेस का भी काम करेगा। टीटीपी दैट इज थायमिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी का भी काम करेगा और बेस का भी काम करेगा। तो ये सारे को हम बोलते हैं डीएनटीपी, क्या बोलते हैं, डीएनटीपी का ड्यूअल फीचर, एक तो एनर्जी देगा, दूसरा है बेस का भी काम करेगा। क्लियर, यस। उसके बाद आएगा कौन सा एंजाइम, गायरेस, क्या आएगा, जो अनवाइंड करेगा। फिर एक आएगा प्राइमर जो डायरेक्शन बताएगा, फिर आएगा डीएनए पॉलीमरेज जो मेन हीरो है, कौन से डायरेक्शन में काम करेगा, प्राइमर बुलाएगा, पॉलीमरेज 5 to 3 में नया बनाएगा। 5 कहाँ पर चिपकेगा, 3 के साथ, क्लियर। एक जगह पर कंटिन्यूस फॉर्म करेगा, दूसरी जगह पर डिसकंटिन्यूस फॉर्म। तो डिसकंटिन्यूस फॉर्म करेगा उसमें फॉर्म होंगे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, क्यों, बिकॉज जब तक वो अनवाइंड नहीं होगा तब तक पॉलीमरेज आके चिपक नहीं सकता है, और चिपकेगा वैसे ही वो शॉर्ट हो जाएगा, बिकॉज नेक्स्ट 5 खुल चुका है। ऐसा धीरे धीरे करके वो छोटा छोटा फ्रेगमेंट बनाएगा जिसको हम बोलेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट, क्या बोलेंगे, और ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को कौन ज्वाइन करेगा, डीएनए लाइगेज। क्लियर, श्योर। पहले नोट्स पढ़ते हैं फिर टेक्स्ट बुक रीड करते हैं, ठीक है।
वॉटसन और क्रिक ने रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए दिया था। नीडलेस टू से वॉटसन और क्रिक कौन है हम सबको पता है, चोर लोग है वही लोग, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में कैसा होता है, सबसे पहले होता है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसमें मोनोफॉस्फेट्स जैसे डीएनटीपी, एटीपी, सीटीपी, जीटीपी, टीटीपी, ये एनर्जी भी देगा और सबस्ट्रेट का भी काम करेगा नए स्ट्रैंड में। फिर आता है ओरिजिन या इनिशिएशन पॉइंट। एक पहला पॉइंट होगा जो निक करेगा, क्या करेगा? निक यानी कट बनाएगा डीएनए में, जो हम लोग ने पता है एक पॉइंट से ओपन करना स्टार्ट किया था। वो निक के लिए चाहिए मुझे एंडोन्यूक्लियस। क्या चाहिए? एंडोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस सबसे पहला एंजाइम हो गया। इट ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन टू स्ट्रैंड, जिसको हम बोलते हैं अनजिपिंग। क्या बोलते हैं? अनजिपिंग। फिर आता है अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग के लिए चाहिए हेलिकेज एंजाइम। क्या चाहिए? हेलिकेज एंजाइम। ये अनवाइंड करेगा और उसको बनाएगा इन्वर्टेड वाई शेप स्ट्रक्चर। क्या बना देगा? वाई शेप स्ट्रक्चर। न्यू स्ट्रैंड इज सेपरेटेड बाय इन द फॉर्म ऑफ टेम्पलेट टू फॉर्म न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। आरएनए प्राइमर अटैचेस एट द 3' एंड। कहां चिपकेगा? एट द 3' एंड। इसका 3' खुला था, इसका 3' क्या था? बंद था। जैसे जैसे खोलेगा वैसे वैसे आरएनए प्राइमर चिपकेगा। नया स्ट्रैंड हमेशा किसमें फॉर्म होगा? 5' to 3'। किसमें ज्वाइन होगा? 5' to 3'। लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड। डीएनए पॉलीमरेज वर्क इन 5' to 3' ओनली। Thus one strand is continuous, जिसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। अदर स्ट्रैंड इज डिसकंटिन्यूअस और लैगिंग स्ट्रैंड, जो काम करेगा 3 to 5' डायरेक्शन में। इट इज मेड बाय जॉइनिंग ओकाजाकी फ्रेगमेंट। कौन सा एंजाइम ज्वाइन करेगा उसको? लाइगेज। कौन ज्वाइन करेगा? लाइगेज। फिर आपको हैशटैग मार के लिखा है 5' to 3' कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होगा, उसको बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। 3' to 5' डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड होगा, उसको हम बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। और लैगिंग टेम्पलेट क्या होगा? 5' to 3'। टेम्पलेट मतलब जिसके ऊपर बन रहा है, जिस पे बन रहा है वो तो क्या था? 5 to 3 था। यस। और जहां पर स्टैंड बनेगा नया डायरेक्शन में वो क्या होगा? 5' to 3'। चिपकेगा कहां पर? 3'। इजी। यस। सर बनना स्टार्ट किधर से होता है? 3' से होता है। 3' पे चिपकेगा, हाँ 5 to 3 बनेगा। हाँ एक ही याद होगा 5 to 3 बनता है। 5 पे बनाना है तो चिपकाना कहां पड़ेगा? 3 पे। 3 पे। ठीक है, फिर सब तुम लोग को कनेक्ट होता रहेगा। बिफोर यू रीड, पहले एक वीडियो देखते तो थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आएगा कि क्या चल रहा है जिंदगी में। DNA is a molecule made up of two strands, twisted around each other. ये समझा नहीं मुझे ज़्यादा। ये डायग्राम नहीं नहीं, ये कौन सा वाला? ये 3 कैसे है यहाँ पर? मतलब ऐसे दो ही बच्चा form टेम्पलेट है क्या ना? होगा? तो फिर कैसे? देख, ये मेरा एक स्टैंड है, ये मेरा एक स्टैंड है, इसके ऊपर एक नया स्टैंड बनेगा, इसके ऊपर एक नया स्टैंड दो बनेगा। हुआ ना? तो ये हुआ कंटिन्यूस स्टैंड, ये हुआ डिसकंटिन्यूस स्टैंड। बट कंटिन्यूस स्टैंड कहाँ बन रहा है? इसको मैं बोलूंगा टेम्पलेट। क्या बोलूंगा? टेम्पलेट। ये होगा मेरा कंटिन्यूस टेम्पलेट, ये होगा मेरा डिसकंटिन्यूस टेम्पलेट। जो ओरिजिनल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए है वो है टेम्पलेट, जो नए बनेंगे उसको मैं बोलूंगा स्ट्रैंड्स। तो वो नया थोड़ी है बट ये दो तो नया template नहीं, हुए। अब ये जब बनेगा तब नया बनेगा ना। नहीं तो ये भी तो टेम्पलेट हुआ ना। ये भी टेम्पलेट हुआ ना। अभी ये लीडिंग टेम्पलेट है, तो लैगिंग क्या होगा? उसका ऑपोजिट। ओके, बट इसमें दोनों लीडिंग क्यों दिया है? एक स्टैंड लिखा है, देखो पढ़ो अच्छे से, दोनों स्टैंड लीडिंग। पढ़ो पढ़ो। वो कंटिन्यू जिसका 5 to स्टैंड 3 5' to 3' continuous strand leading strand. हाँ 3' to 5' discontinuous strand leading strand. हाँ And 5' to 3' lagging template. हाँ। तो दोनों स्टैंड ही लीडिंग हुआ मतलब फिर। नहीं, लीडिंग ये दोनों लीडिंग है ना। बच्चा रुको, ये तो रुको। एक लीडिंग है, रुको नोट्स वापस आने दो मुझे, नोट्स। जस्ट अ सेकंड। हाँ, टेम्पलेट 5' to 3' इज अ कंटिन्यूस स्टैंड, ये क्लियर है। हाँ कंटिन्यूस स्टैंड को दूसरा नाम क्या है? लीडिंग स्टैंड। वो क्या है? जो ये येलो वायर के सामने जो रेड वायर बना वो होगा मेरा लीडिंग स्टैंड या लीडिंग टेम्पलेट, सॉरी लीडिंग स्टैंड या कंटिन्यूस स्टैंड। Continuous. क्लियर? ये वाले पे जो बनेगा यानी जो रेड के ऊपर येलो बनने वाला वो क्या होगा? डिसकंटिन्यूस स्टैंड या डिसकंटिन्यूस डिसकंटिन्यूअस स्टैंड या लैगिंग लीडिंग लैगिंग लैगिंग
उसको लैगिंग लिख दो, लैगिंग लिख दो, गलत लिखा है, डिस्कंटिन्यूअस वो लीडिंग नहीं आएगा, लैगिंग आएगा। आप यही बोल रहे थे ना? हाँ, लीगिंग लैगिंग आएगा। डिसकंटिन्यूअस इज लैगिंग नॉट लीडिंग, वो चेंज करो, लैगिंग है। अभी क्लियर है? अब ये जो मेरा लीडिंग स्टैंड है, ठीक है, सर लीडिंग लिखना पड़ेगा। नहीं लैगिंग, Lagging सेकंड है। वाले को लैगिंग कर दो। मेरा 5' to 3' यानी ये वाला पार्ट, ये वाला 5 to 3 था, यहाँ पर 5 था, यहाँ पर क्या था 3 था, तो ये तो क्या हुआ, लैगिंग टेम्पलेट हुआ ना। इससे मैं 5 to 3 को बोलूंगा लैगिंग टेम्पलेट। क्यों? बिकॉज 5 to 3 यानी 3' धीरे धीरे ओपन हो रहा था, 3' ओपन हो रहा तो 3 के सामने 5 आएगा, ये टुकड़े टुकड़े में बनता जाएगा, विच विल मेक दिस स्टैंड लैगिंग टेम्पलेट। ये क्या होगा, लीडिंग टेम्पलेट। लीडिंग टेम्पलेट के सामने क्या बनेगा, लीडिंग स्टैंड। इजी। कुछ टुकड़ों में बनता है, इसके लिए लैगिंग है ना। लैगिंग है, यस, उसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। DNA is a molecule made up of two strands, twisted around each other. ओ आर्यन, Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters C and T. The two strands. This piece is T of one strand. And wherever there's a C, there will be a B of another strand. Each strand is a 5 fragment and a 3 fragment. The two strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate strands. This undoing is done by an enzyme called nuclease and results in the formation. The separated strands each provide a template for creating a new strand together. An enzyme called primase starts the process. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point on the structure of the new strand of DNA. An enzyme called DNA binds to the primer and the new strand of DNA. DNA polymerase only has DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously. The DNA polymerase sequences one by one, 5' to 3' direction. The other strands, leading strands, cannot be made in this sequence, because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase therefore only leaves this strand in a series of small chunks called the assembly fragments. DNA 3' direction. The next one is an axonal. Another exactly fragment is then made, and the process is repeated. Once the new DNA has been made, the enzyme affects the nuclease to release all RNA molecules through its strands of DNA. Another DNA fills in the gaps and left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. DNA replication is described as semi-insertive because each DNA molecule is made up of one whole conserved strand of DNA and one in one. DNA sequences. हो गया वीडियो? सीक्वेंसिंग आया है, चलो सीक्वेंसिंग थोड़ी ना करना है।
ये समझा वीडियो? लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड समझा? ओके अनुज रीड करो एप्लीकेशन ऑफ डीएनए इस और वाले जहां में? जहां हाँ यहाँ से पूरा पूरा एक बार चलिए। देखो कितना यहाँ डीएनए एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे। हाँ। हाइड्रोकैटालिटिक ऑटोकैटालिटिक इंपॉर्टेंट है। हाँ। पूरा ही रीड करो। जहां जहां पेंसिल ले लो हाथ में, आर्यन और दोनों, जहां जहां एंजाइम आएगा उसको ऑनलाइन करके नंबर देते जाओ। ठीक है, रीड करने के बाद तुम एक फ्लो चार्ट बनाओगे सिर्फ एंजाइम्स का, कौन सा एंजाइम पहले आता है कौन सा एंजाइम बाद में आता है। ठीक है, चलो शुरू करो। DNA replication. The DNA molecule regulates and controls all the activities of the cell. Because of its unique structure, it is able to control the synthesis of the other molecules of the cell. At the same time, when the cell reproduces the DNA, all should duplicate itself to disturb equally to the daughter cells as a carrier. हमने हिस्ट्री में Distribute distribute equally to the daughter cells as a carrier of the genetic information. DNA has to perform two important functions: heterolytic functions and autocatalytic functions. Heterocatalytic functions when the DNA directs the synthesis of chemical molecules other than itself, then the such in functions then the such the function- हेटेरोकैटालिटिक क्या होगा? जब डीएनए अपने अलावा किसी और के रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, दैट इज कॉल्ड एज हेटेरोकैटालिटिक। जैसे डीएनए आरएनए और प्रोटीन बनाने के काम आता है, तो वो क्या हो गया उसका? हेटेरोकैटालिटिक एक्टिविटी। अगर जब उसका अगर वो किसी और के फॉर्मेशन या सिंथेसिस में काम आ रहा है, दैट इज हेटेरोकैटालिटिक। जब वो खुद के सिंथेसिस या फॉर्मेशन के लिए काम आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोकैटालिटिक। इजी? Yes. कंटिन्यू। Then such functions of DNA are called heterocatalytic functions. Example: synthesis of RNA, transcription, synthesis of protein, translation, etc. Autocatalytic functions when the DNA directs the synthesis of the DNA itself, then the such function of DNA is called autocatalytic function. Example: जब डीएनए replication. खुद के लिए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोकैटालिटिक। क्लियर? यस, कंटिन्यू। The process by which the DNA duplicates itself is called replication. Through replication, it forms the two copies that are identical to it. डीएनए खुद का ही दो कॉपी बनाएगा और दोनों क्या होगा एग्जैक्टली सेम। क्यों सेम होगा? बिकॉज अगर यहाँ पर ATCG है, उसके सामने क्या होगा? TAGC होगा। ठीक है, तो ATGC जैसे ये रेड और ब्लू था, सॉरी रेड और येलो था, रेड का कॉम्प्लीमेंट्री येलो था, येलो का कॉम्प्लीमेंट्री रेड था, तो येलो धागे के सामने नया रेड धागा बनेगा, रेड धागे के सामने नया येलो धागा बनेगा। एट दी एंड मुझे एग्जैक्टली दो वायर मिलेंगे जो क्या होंगे? येलो और रेड। इजी? कंटिन्यू। In eukaryotic organisms, replication of DNA takes place only once in the cell cycle. It occurs in the S phase or interphase in the cell cycle. कहाँ DNA अगर करेगा? एस फेज या इंटरफेज? S phase, हाँ, क्योंकि उसमें DNA का वो डबल होता है ना। यस। DNA replicates the semi-conservative mode of replication. The mode of semi-conservative replication was proposed by Watson and Crick. किसने प्रपोज किया था? Watson and Crick on the basis of anti-parallel and complementary nature of DNA strands. The process of semi-conservative replication is called as below. Activation of nucleotides. The four types of nucleotides of DNA, that is DAMP, DGMP, DCMP, and DTMP, are present in the nucleoplasm. They are activated by the ATP. In the presence of the enzyme phosphorylase. This results in the formation of the ribonucleotide triphosphate, that is DATP, DGTP, DCTP, and बेसिकली सारे DTPs बोल सकते हो, DNTPs बोलते हैं इसको हम लोग।
एनटीपी बोला मतलब सब This कुछ आ गया. is known as phosphorylation. Yeah, yeah, point of the origin or initiation point. It begins at the specific point O origin and terminates at T origin at point T. Origin is flanked by the T sites. The unit of DNA in which replications occurs is called a replicon. In prokaryotes, there is only one replicon. However, in ओनली है eukaryote, बच्चा, नोली नहीं है, ओनली है. यहाँ पे अरे वो गलती से लिखा हम लोग ने. replicant on. However, in eukaryotes there are several replicons in tandem. Tandem क्या होता है? टैंडम यानी रैंडमली होता है, कुछ ऐसा फिक्स शेप नहीं होगा. Okay. At the point O, enzyme endonuclease nicks one strand of the DNA temporarily. The nick occurs in the sugar phosphate backbone or the phosphodiester bond. Unwinding of the DNA molecule. Now the enzyme's DNA helicase operates by breaking weak hydrogen bonds in the vicinity of the O. The strands of the DNA separates and unwind. This unwinding is bidirectional and continues as a Y-shaped replication fork. Each separated strand acts as a template. The two separated strands are prevented from recoiling or rejoining by SSBP, single strand binding proteins. The SSB proteins remain attached to the एसएसडी यानी सिंगल स्टैंडर्ड, SSB एसएस सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग. binding. Proteins remains attached to the both the separated strands so as a facilitated. क्यों सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन का ना अपने बुक में नहीं लिखा. सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन क्या है? ये वो होल्डिंग मॉलिक्यूल जो देख, ये वायर को भी जब मैंने खोला था, इट टेंड्स टू गेट वाइंड अगेन. तो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा? उसको पकड़ के रखेगा, सो दैट वो बंद होने वापस, नहीं देगा. हाँ वापस वो रिवाइंड ना हो. ठीक है, ये सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन का काम है, उसको वापस जो अनकॉइल हो उसको कॉइलिंग से बचाना. हाँ. क्लियर, कंटिन्यू. Next. एंजाइम मार्क कर रहे हो? आई थिंक सो. हाँ, अभी तक तो मुझे 3 मिला है. क्या है ना मार्क? फर्स्ट कौन सा था? Phosphorylase. अबे हेट्रोकेटाफिक फंक्शन है. नहीं बच्चा, एंजाइम का नाम मार्क कर. एंजाइम बोला है भाई. Phosphorylase. सबसे पहला फॉस्फोराइलेज था, उसके बाद क्या लिखा? एंडोन्यूक्लियस. फिर शुगर फॉस्फेट फॉस्फोराइलेशन. दो ही है अभी तक. अब तक दो ही है. कंटिन्यू, वेरी गुड. आर्यन ध्यान नहीं है, नहीं है. Replicating fork. The point formed due to the unwinding and the separation of the two strands appears like a Y-shaped fork called replication fork. The unwinding of the strands imposes strain which is relieved by the super helix relaxing enzyme. Synthesis of new strand. Each separated strand acts as a mold or the template for the synthesis of the new complementary strand. It begins with the help of the small RNA molecule called RNA primer. फोर्थ वाला था ना, Fifth वाला. जो अभी ये वाला मिला सुपर हेलिक्स रिलैक्सिंग एंजाइम. कितना हुआ? और 4 हुआ. 3 हुआ. 3 हुआ ना, 4 कैसा? पहला फॉस्फोराइलाइज हुआ, फिर आया एंडोन्यूक्लियस, तीसरा आया एंजाइम का नाम नहीं दिया, ये दिया है सुपर हेलिक्स रिलैक्सिंग एंजाइम. हेलिकेज नाम है उसका. हेलिकेज. हाँ. RNA primer get associated with the 3' end of the template strands and attracts the complementary nucleotides from surrounding nucleoplasm. This nucleotides molecules bind to the complementary nucleotide on the template strands by forming the hydrogen bonds, that is Atmaram Tukha, AT or TA, G triple bond C or C triple bond G. The newly bond nucleotides gets interconnected by the phosphodiester bond, forming a polynucleotide strand. The synthesis of a new complementary strand is catalyzed by the enzyme DNA polymerase. The new complementary strand is always formed in the prime to 3' direction.
leading and lagging strands. The template strands with the free 3' end is called the leading template, and with the free end is called with the 5' end is called lagging template. The process of the replication always starts at the C3 end of the C3 end of the template strands and proceeds towards the C5 end as both the strands of the parietal DNA are anti-parallel. New strands are always formed in 5' to 3' डैश एंड कौन से direction. डायरेक्शन में बनेगा? हमेशा 5 5 to to 3 3 डैश। एक में नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा, एक में ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा। जो ऊपर से नीचे की तरफ है वो टुकड़ों टुकड़ों में है। क्लियर? Okay, sir. One of the newly synthesized strand develops continuously towards the replicating fork is called leading strand. जो रेप्लिकेटिंग फोक की तरफ होगा, यानी जो नीचे से ऊपर जा रहा है वो क्या होगा? लीडिंग स्ट्रैंड। जो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा वो क्या आएगा? लैगिंग स्ट्रैंड। Lagging strand. Another new strand develops discontinuously away from the replicating float is called lagging strand. Maturation of Okazaki fragments. DNA synthesis on lagging templates takes place in the form of the small fragments called Okazaki fragments, named after the scientist Okazaki. Okazaki fragments are joined by enzymes DNA ligase. ये भी है ना enzyme? हाँ, sir, DNA ligase को ही हाँ मतलब हाँ. यस। RNA primers are removed by the DNA polymerase. ये भी एक है. किधर है? And replaced by the DNA sequence with the help of the DNA polymerase 1 in prokaryotes and DNA polymerase alpha in eukaryotes. Finally, the DNA grace topoisomerase enzyme forms double helix to form a daughter DNA molecule. ये भी enzyme की बात कर रहा हूँ ना। यस। हाँ? 3 हुआ ना उधर। ये भी एक हुआ और ये दूसरा हुआ। सर DNA polymerase alpha को करना है। नहीं, ये डीएनए पॉलीमरेज जो है वो अपने को इसमें भी लिखा हुआ है। 3 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज है, 1, 2 और 3। हाँ. वो तीनों कौन से चीज में हेल्प करते हैं वो अपने को याद रखना। ठीक है? ये प्रोकैरियोट्स में, एक यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स अल्फा में। यूकैरियोट्स में. यस। ओके, कितना एंजाइम बना? फ्लो चार्ट बताओ मुझे। पहले हाँ, 8 बना है। फॉस्फोराइलेज एक, फिर बना मुझे चेक करने दो, 1 मिनट रुको। एंडोन्यूक्लियस, 1 मिनट दे दो मुझे। Phosphorylase एक और endonuclease की फिर तरह। हेलिकेज, फिर हाँ, मेरे डीएनए पॉलीमरेज अगेन, फिर बस डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 4 बना, अभी 5 और 6 बना है सर. कम बना, 8 बना। ज्यादा होना चाहिए। 8 बना भाई। 7 या 8, 7 बने सर. 8 है। 1 2 3 है सुपर हेलिक्स रिलैक्सिंग एंजाइम। 4. आरएनए प्राइमर। क्या? आरएनए प्राइमर अबे आरएनए प्राइमर एंजाइम नहीं, सर ने बोला था अपने को। मार्क कर लो सीक्वेंस के लिए। वो तो एंजाइम नहीं है ना. मैं एंजाइम मार्क कर रखा हूँ ना. तो 7 बना है एंजाइम, 7 या 8. कहाँ गया? क्या चाहिए सर? तुमको नोट्स भेजा था ना इसका? हाँ. ये वाला नहीं, दूसरा वाला। नहीं. कौन सा जो अभी भेजे? अभी भेजे हो तो मालूम है रे, पहले। पहले किसी ने नहीं भेजे सर. वो जो श्रेया के नोट्स के बाद किसी और भी नहीं नोट्स. ये तो उसमें है भी नहीं ना, क्या बोलते हैं. पढ़ू? एक सेकंड। छह सात ठीक है, रीड करो। पहला कौन सा एंजाइम है? पॉलीमरेज, फॉस्फोराइलेज, फिर एंडोन्यूक्लियस, फिर हेलिकेज, फिर फिर डीएनए पॉलीमरेज, हम्म, फिर डीएनए पॉलीमरेज,
DNA ligase, हाँ डीएनए ligase, पॉलीमरेज 1 और फिर डीएनए गायरेज। DNA गायरेज आएगा, लास्ट गायरेज आएगा। वो पॉलीमरेज 1 और ये सब अलग अलग लोगों के लिए अलग है, गायरेज है। जो उसको फिट करेगा, बाइंड करेगा। हाँ DNA, टोपियो आइसोमरेज लिखा होगा। हाँ हाँ ओके, डीएनए रेप्लिकेशन क्लियर है। उसके डिपेंडिंग अपॉन अपन एक और एक्सपेरिमेंट देखेंगे। सर That is- प्राइमर को नहीं कर बचा है ना अभी क्या formations of DNA molecules, बच्चा है? formation दिखाओ of daughter DNA molecules। ये बहुत है अभी। दिखाओ एक मिनट। अरे यही तो एक्सपेरिमेंट है, अच्छा वही वो एक्सपेरिमेंट का ही पार्ट है। इधर हो गया अपना डीएनए रेप्लिकेशन इज डन। डीएनए रेप्लिकेशन के हिसाब से आर इज ये वाला पार्ट, पीछे आओ ऐसा, ये वाला एक्सपेरिमेंट। मेसेल्सन और स्टार का रिएक्शन देखते क्या है। मेसेल्सन और स्टार ने यूज किया स्टाल, स्टाल STAHL, साइलेंट है। ये सपोज है N15, क्या है N15, N15, नाइट्रोजन 15, दैट इज हैवी नाइट्रोजन, क्लियर। उसको मैंने मल्टीप्लाई होने दिया नॉर्मल नाइट्रोजन में। ये स्केल इधर बना देता हूँ कि ये पूरा 15-15, यस ये क्या है N15, और दूसरा स्टैंड क्या होगा N14, क्या होगा N14। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ गए। एक हैवी डीएनए लिया, उसको मैंने मल्टीप्लाई होने दिया नॉर्मल नाइट्रोजन मीडियम में, ठीक है। फिर इसको और डिवाइड करते हैं। इसका एक धागा आएगा ब्लैक, यहाँ पर एक धागा आएगा ब्लैक, बाकी सब क्या होंगे ब्लू वाले होंगे, यस और नो। ऐसा कुछ आएगा, यस। ब्लैक वाला क्या है 50, ब्लू वाला क्या है 40। तो मुझे यहाँ पर कितना हाइब्रिड मिला, 2 हाइब्रिड मिला, 2 क्या मिला लाइट वाला डीएनए। इसको अगर मैं आगे और करूंगा, इस तरीके से आएगा। यहाँ पर एक ब्लैक आएगा, यहाँ पर एक ब्लैक आएगा, बाकी सब क्या होगा ब्लू, क्या होगा ब्लू। ये भी ब्लू, ये भी ब्लू, ब्लू 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 ब्लू, राइट। ऐसे और करते जाऊंगा, मुझे नंबर ऑफ ब्लू बढ़ता जाएगा। यहाँ पर देखो कितना परसेंट ब्लैक था 100%। यहाँ पर कितना परसेंट ब्लैक है 50%। यहाँ पर कितना परसेंट ब्लैक है 1 2 3 4, 4 में से 50, यहाँ पे 50, नहीं, देखो जरा ध्यान से बच्चा, यहाँ पर वैसे तो 100% यहाँ पे तो 25% है ना। कैसे, मुझे सिर्फ ब्लैक स्टैंड गिनना है, 1 2, दो। कितने टोटल स्टैंड है 8, 8 में से 2, हाँ 8 स्टैंड है ना रे, हाँ, 2 वही, 4 6 हाँ, 8, तो 25 50 से कितना होगा 25। इधर कितना आएगा 12.5, इधर कितना आएगा 6.1, यानी से 50% सामान नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। क्या हुआ, अरे वो हॉल आ गया ना, क्या है सेंटर हॉस्टल सेंटर है मतलब जिधर NSP कॉलेज है उधर ही है। हाँ। दिखाओ हॉल टिकट। ये देखो, अरे वो चेहरा के नीचे लगा रहा है। ये अच्छा, बस लग रहा है नहीं ना। हाँ वही तो, ये अच्छा चेहरा है। अरे मजाक कर रहा हूँ ये। स्कूल ज्ञान का सागर लड़का विद्या होता मंदिर, है। हाँ कितना भोला लग रहा है हमको। सर एक्चुअली 49,245, 21 को है, 22 को है, फिर 17 को है। हाँ ज्योग्राफी। पहले ज्योग्राफी क्यों लिखा, पागल है ऐसे कौन है अरे टाइम सब्जेक्ट टेबल वाइज बनाता लिख है, रहे हैं ना, वैसा ही। ऐसा कौन टाइम टेबल बायो बनाता 8 को है, कभी 7 को है। 8 को है। 8 को है, 8 को है। मैं होली फिर नहीं खेलता हूँ यार। क्यों 18 को होली है? नहीं होली 8 को है ना। सॉरी लेकिन सर इस पे तो 8 7 को ही दिखा रहे हैं। बट ये हॉल टिकट का जो है वो मानने का ना, वो चेंज हुआ, तुमने बोला था ना होली कि के चेंज दिन हुआ। कौन बोल रखा है? देखो
बोली भी नहीं 21 को है, 22 को है, फिर 27 को है, फिर 1 को है, 8 को है, 17 को है। 17 को तो ज्योग्राफी। ज्ञान सागर विद्या मंदिर। ओके, यस, एस टाइप का आएगा। हाँ। इसको ना हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं? सीशियम क्लोराइड का एक सोल्यूशन होता है, इसमें हम लोग करते हैं डेंसिटी ग्रेडिएशन। क्या करते हैं? डेंसिटी ग्रेडिएशन। उसमें ना हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सपोज ये सीशियम क्लोराइड है, इसमें ना ऑलरेडी हम लोग सेंट्रीफ्यूज करके रखते हैं कि N15 का वैल्यू यहाँ आएगा, N15 यहाँ आएगा, N14 बीइंग लाइट थोड़ा ऊपर आएगा, N15 बीइंग हेवी थोड़ा नीचे आएगा। फिर हम लोग इसमें सारे कंपेयर करके देखते हैं कि 15 में कितना आ रहा है, 14 में कितना आ रहा है, ठीक है। और 14-15 का कॉम्बो वाला जो वेट होगा वो यहाँ आएगा। इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। तो पहला जब साइंटिफिकेशन करेंगे सारे डीएनए कहाँ आएंगे? यहाँ पर आएंगे। सेकेंड टाइम करेंगे तब सारे कहाँ आएंगे? यहाँ पर आएंगे। फिर जब थर्ड टाइम करेंगे साइंटिफिकेशन, थोड़े आएंगे हाइब्रिड पे और यहाँ पर, थोड़े आएंगे यहाँ पर, 15 वाला रहेगा ही नहीं। क्लियर? समझा? यस। इसके अकॉर्डिंगली मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तुमको, ठीक है, पूछो समझो जरा। अगर मैं एक हाइब्रिड डीएनए से स्टार्ट करता हूँ, कौन सा डीएनए स्टार्ट कर रहा हूँ? हाइब्रिड। हाइब्रिड डीएनए। तो 2 जनरेशन के बाद, हाँ। कितने जनरेशन के बाद? 2 जनरेशन के बाद कितना परसेंट हाइब्रिड होगा, कितना परसेंट नॉर्मल होगा? आने के बाद डायरेक्ट 25 से स्टार्ट कर रहे हो ना? नहीं 25 से का 50 से। हाइब्रिड डीएनए मतलब क्या? 12.5 नहीं। हाँ ध्यान दो, डायरेक्टली 50, कभी नहीं करने का। ये हाइब्रिड डीएनए है, हाँ, मैंने इससे स्टार्ट करा। एक से स्टार्ट किया Right? यानी कि वो है एक बनेगा ब्लू स्टैंड, Blue एक strand. बनेगा ब्लैक Black ब्लैक strand. ब्लैक के सामने, ब्लू के सामने क्या आएगा? Black. ब्लैक। ब्लैक के सामने क्या आएगा? Blue. Blue. यानी कि ये हुआ एक जनरेशन बाद। ओके सेकेंड जनरेशन मतलब यहाँ पर, ओके यहाँ पर ब्लैक के सामने ब्लैक ये ब्लैक लिखूंगा, यहाँ पर ये वाला ब्लैक कर दूंगा। यहाँ पर क्या आएगा? ब्लू। यहाँ पर ब्लू। कितना हाइब्रिड है? 50% इज हाइब्रिड, 50% इज लाइट डीएनए। समझा? 50% is black. लाइट डीएनए। ए रुक जा, झोल मारा मैंने। वही तो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर ब्लू आएगा ना एक। कौन करो तो 12.5 है ना? रुको रुको, तो सिर्फ ब्लैक और ब्लैक नहीं आ गए? क्यों? एक ब्लैक उधर फेंक दिया ना, दूसरा तो ब्लू है। 25 आएगा ना? 25 पे कैसे? नहीं, 12.5 75%। 1 2 3 4, 4 में से एक डीएनए हाइब्रिड है, तो 25% हाइब्रिड, 75% नॉर्मल या लाइट डीएनए। यहाँ पे 50 है ना? समझा कैसे सॉल्व 25 करेंगे? राइट था मेरा। अच्छा, Yes. फर्स्ट जनरेशन में 50 है और सेकंड जनरेशन में 25 है, हाँ, और थर्ड जनरेशन में 12.5। पर थर्ड पूछा है क्या? पूछेंगे भी नहीं। ओके, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक जनरेशन के लिए लगता है बच्चा 20 मिनट, कितना लगता है? 20 मिनट। तो लोग पूछेंगे कि 2 बजे चालू किया, बताओ 4 बजे कितना है? नहीं, 2 बजे कितना है? सपोज 100% है, तो 4 बजे कितना आएगा वो अपने कैलकुलेट करना होगा। मतलब वो भी 20 ये रहेंगे ना हाँ। कि किसको लेके किया है। इक्वल ही होता है ऑलवेज। वापस बोलो एक बार, क्या बोले? 2 PM को एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है, ये मना 3 करेगा। PM को कितना आएगा ये पूछेंगे। हाँ मतलब 1 घंटा, 1 घंटा यानी 60 मिनट्स, 60 मिनट्स यानी कितना जनरेशन? 3 जनरेशन। ठीक। पहला 100% है, हम्म, दूसरा होगा 50%, तीसरा होगा 25%। 25%। बट ये पहला जनरेशन हुआ, ये दूसरा जनरेशन हुआ, ये तीसरा 12.5 विल बी माय आंसर। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है चुपचाप पेंसिल से सॉल्व करने का ट्राई करने का, करते हैं। ओरली नहीं करेंगे। और ओरली करोगे पक्का गलत जाएगा, ये फिक्स है, नक्की है। हाँ, दूसरा देखने का कि स्टार्ट कहाँ से किया है। हम लोग एक्सपेरिमेंट में स्टार्ट किए थे हैवी से, कभी कभी क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं हाइब्रिड से, तो अकॉर्डिंगली आपका आंसर चेंज होगा। फिर मैं पूछ सकता हूँ तुमको एक और क्वेश्चन। इफ अ हैवी डीएनए, हैवी है। लिखे तो क्वेश्चन लिखो, चलो या मैं लिख देता हूँ, ट्राई करो। वो हैवी की वो हैवी है ना वो वाला। हाँ, ब्लैक वाला ही है। प्रॉपर 100। इफ अ हैवी डीएनए, और जो हाइब्रिड है वो, एक ब्लैक होगा एक ब्लू होगा, उसमें एक तो वो N15 होगा, एक तो वो हैवी है कि नहीं? वो भी हैवी है, बट उसको हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं बिकॉज एक स्टैंड इज हैवी, एक स्टैंड इज लाइट। इन इफ अ हैवी डीएनए,
is kept for multiplication in normal nitrogen 14. After 10 generation, how many DNA will have N15 strand? Try करो. Questions पढ़ो अच्छे से और समझो. फॉर मल्टीप्लिकेशन In normal nitrogen मतलब यही condition. परसेंटेज में देने का ना आंसर कितना number of strand, number of DNA देना. Calculate how many DNA. 1.25 कैसा आया? 1.25 DNA कैसे आएगा? मेरे पास 1.25 DNA ऐसा कभी बोलते हैं क्या? नहीं 10 साल है ना 10 जनरेशन. जनरेशन है नहीं 25 लॉजिक समझो, आराम से क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या पूछा है. परसेंटेज पूछा ही नहीं है मैंने नंबर ऑफ स्टैंड पूछा तुमने. एक आधा हाफ आंसर इज 2. यस हाँ देख क्वेश्चन ध्यान से. इफ अ हैवी डीएनए इज केप्ट फॉर मल्टीप्लिकेशन इन नॉर्मल नाइट्रोजन, ये हैवी डीएनए था, उसको नॉर्मल नाइट्रोजन में रखा. एक जनरेशन के बाद कितने डीएनए में ब्लैक धागा आया? 2 डीएनए में आया. 2 जनरेशन के बाद कितने में आया? एक मिनट 2 में ही आया ना. for sure. 3 जनरेशन के बाद भी कितने में आया? 2 में ही आया. 4 में 4 के बाद भी कितने में आएगा? 2 में ही आएगा. ये 10 का 1000 करूंगा तो भी आंसर 2 ही आएगा. ब्लैक धागा हाँ एक ही में तो आया दोनों में इधर ब्लैक है, इधर ब्लैक है, क्या? इधर ब्लैक है, इधर ब्लैक है, इधर ब्लैक है, इधर ब्लैक है. इसमें करूंगा इसमें ब्लैक आएगा, एक इसमें ब्लैक आएगा, तो बाकी सब में ब्लू आएगा. परसेंटेज थोड़ी निकालना है. 10 हो 100 हो 1000, आंसर क्या आएगा? 2. अगर यही क्वेश्चन को मैं चेंज करूँ, लिख दूं हाइब्रिड डीएनए, तो कितना क्या आएगा आंसर? 1. हाइब्रिड डीएनए में एक ब्लैक हाँ. धागा होगा, एक ब्लू धागा होगा. कितने में हैवी डीएनए आएगा? एक में ही आएगा, बिकॉज शुरू में भी तो एक में ही था. इसलिए आपने हाइब्रिड normal कितना लिखा है. यस हाइब्रिड हाइब्रिड बोले ना आप इसके पहले. हाँ हाइब्रिड एक हाइब्रिड में तो एक ही ब्लैक है ना, हम्म तो एक ही ब्लैक आगे जाएगा. यहाँ पर भी एक आ रहा था, यहाँ पर भी एक आ रहा था, बाकी का ब्लू का नंबर बढ़ता जाएगा. उन्होंने पूछा क्या है? ब्लैक. लाइट में कुछ नहीं आएगा. समझा? यस. अगर ब्लू पूछा होता तो फिर तुम्हारा कैलकुलेशन बढ़ जाता था. गिनते रहो कितने सारे डीएनए बने हैं, एक जनरेशन बाद 2, 2 जनरेशन बाद 4, 3 जनरेशन बाद 8, ऐसे करके बढ़ाते तुम्हारा आंसर. बोर्ड में तो ब्लू को नहीं पूछ सकते नहीं बिल्कुल नहीं पूछेंगे. बोर्ड्स में इनफैक्ट पूछेंगे, नीट में पूछेंगे, ब्लू के लिए ब्लैक के लिए या हाइब्रिड के लिए पूछेंगे. बोर्ड में क्वेश्चन ही नहीं आएगा. अगर हाइब्रिड का भी क्वेश्चन आता है तो भी तुम क्या लिखोगे? 2 ही आएगा ना. इजी. यस हाँ. ऐसे टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली आप हाइब्रिड एक्सपेक्ट कर सकते आएगा तो 1 आएगा ना. हो. 2 आएगा ना. 2 हाइब्रिड, 2 हाइब्रिड, 2 हाइब्रिड, हर जगह 2 ही हाइब्रिड तो है. अगर हाइब्रिड डायरेक्ट हाइब्रिड से स्टार्ट किया तो फिर एक आएगा. वही बोल. नहीं मुझे लगा आप पूछो कि अगर क्वेश्चन में हाइब्रिड है तो क्या आंसर आएगा. हाँ. इजी. यस. चलो एक काम करो, मेसेल्सन स्टाल वाला पूरा रीड करो. एनसीईआरटी से करोगे तो भी चलेगा, ये वाले बुक से करोगे तो भी चलेगा, ज्यादा फर्क है नहीं. उसमें सीशियम क्लोराइड यूज करते हैं हम लोग रेडिएशन के लिए, और अमोनियम क्लोराइड यूज करते हैं हैवी नाइट्रोजन को लाइट नाइट्रोजन में ग्रो करने के लिए. कर रहा है. अनुज रीड करो. अरे आर्यन रीड करो. किस नंबर को करना 76. 76. बजट वजट आया ना चाच? हाँ जाना ना टैक्स कम हो गया देखना पड़ेगा, अच्छे से रीड करना पड़ेगा. 3 लाख तक पे 0 टैक्स पर स्टॉक मार्केट बढ़ेगा. फॉर्मेशन ऑफ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल से पढ़ना है ना. Formation of daughter DNA molecule. At the end of the replication, 2 daughter DNA molecules are formed. In each daughter DNA, one strand is parental and the other one is totally newly synthesized. Thus, 50% is contributed by mother DNA. Hence, it is described as semi-conservative replication. Experimental confirmation is semi-conservative replication. In newly formed DNA molecule, one strand is old, that is conserved, and other strand is newly synthesized. Thus, it is called a semi-conservative mode of replication. It is experimentally proved by Matthew Mann
Messelson and okay, ah, Messelson and Stahl. Stahl 1958 by using equilibrium density gradient centrifugation technique. Michelson and Stahl is 1958 performed an experiment to prove semi-conservative nature mode of replication. The cultured bacteria E. coli in the medium containing light nitrogen and obtain equilibrium density gradient band by using 6 CSCl2. The position of this band is recorded. E. coli cells were then transferred to N15 medium heavy isotopic nitrogen and allowed to replicate for several generations at equilibrium while density gradient band was obtained by using 6M CSCl2. The position of this band 6m is वगैरह recorded. that is the concentration 6 molar, वो याद रखने का जरूरत नहीं है. The heavy DNA N15 molecule can be distinguished from a normal DNA by centrifugation as 6M cesium chloride. CSCl2. Density gradient. The density gradient value of 6M CSCl2 and N15 DNA is almost same. Therefore, at the equilibrium point, N15 DNA will form a band and thus both the strands of DNA are labeled with N15. Such E. coli cells were they transferred to another medium containing N14 that is normal light nitrogen. After first generation, the density gradient band for Density gradient. पर N14 इतना बड़ा फुल स्टॉप आ गया. N15 was obtained and its position was recorded after second generation. हाँ चलेगा. ये ले. अरे आपको चाहिए नहीं, अभी ये सब मैं लेना बस. Gradient band were obtained. One at N14, N15 position and other at N14 position. 6. The position of bands after two generations clearly prove that DNA replication is semi-conservative. बस डीएनए कंजर्वेशन क्या है? Semi-conservative. ये पूछते अगर एग्जाम में तो आपको यही लिखना है. डीएनए सेमी कंजर्वेटिव किसने बताया था? मेसेल्सन और स्टार ने. कैसे बताया था? हर जनरेशन के बाद से 50% ऑफ द स्ट्रैंड वाज गोइंग इन द नेक्स्ट जनरेशन, बाकी 50% नहीं जा रहा था. क्लियर? यस. चलो यहाँ पर एक मिनट वो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडेशन वाला अंडरलाइन करो. या. एनसीईआरटी में सेकंड पॉइंट है वो, तो रीड करो. इसमें भी सेकंड पॉइंट. हाँ दोनों में मतलब बोला ना, दोनों में सेम ही है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है. और यहाँ पर लोग ने वो टेस्ट ट्यूब में वो बताया कि 14 कहाँ आएगा 15 कहाँ आएगा, तो कैलकुलेट कैसे कर सकते हो वो बताया लोग ने. क्लियर? इधर वाला कंटिन्यू. पढ़ना है हाँ तो प्रोटीन सिंथेसिस. ए बस प्रोटीन सिंथेसिस नहीं पढ़ना है, वो हो गया पूरा. हाँ 2 ही पॉइंट था. पूरा गया इधर से पढ़ा है. बिजी थे. सर बजट निकालता है.